चंगेज खां ने अब तक जो इलाके फतह किए थे, इन सब पर इसने अपने हाकिम मुकर्रर किए। इसने मुख्तलिफ इलाकों में डाक की चौकियां कायम की, शाहराएं सड़कें दुरुस्त करवाईं और इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो इसके लश्कर फैले हुए थे, इनकी तरफ काफिर भिजवाए कि सब दरियाए सज्जू के किनारे इसके पास जमा हो जाएं। चंगेज खां का पैगाम मिलते ही इसके लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से जो मुसलमानों के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए थे, बड़ी तेजी से सफर करते हुए दरियाए सज्जू के किनारे चंगेज खां की तरफ रवाना हुए। चंगेज खां का छोटा बेटा तुलाई खां, जिसे वो अपना सिपे सलार आला भी समझता था, खुरासान के रास्ते इसके पास पहुंचा। वो अपने साथ सामान से लदे हुए सैकड़ों ऊँटों की कतारें लेकर आया था। दूसरा बेटा चुगताई खां भी कोहस्तानी सिलसिलों से होता हुआ अपने बाप के पास पहुंचा। जब चंगेज खां के पास आया तो वो चंगेज खां के लिए 1 लाख घोड़े लाया जो सामान से लदे हुए थे। इसके बाद चंगेज खां का बेटा उगदाई भी इसके पास पहुंच गया। सहराए गोपी जो चंगेज खां का मस्कन था, इसका पोता वहां से कुबलाई खां जो तुलाई खां का बेटा था, वो दरियाए सज्जू के किनारे पहुंचा, जहां चंगेज खां ने मजलिस मुनक्कद करने का फैसला किया था। चंद दिनों के बाद चंगेज खां का सबसे बड़ा बेटा जूची जो चंगेज खां के नामवर सलार सुबदाई के साथ पोलैंड पर हमलावर होने के लिए गया था, वो भी चंगेज खां के पास दरियाए सज्जू के किनारे पहुंच गया। अब चंगेज खां ने दरियाए सज्जू के किनारे फतह का जश्न मनाने का हुक्म दिया। इस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारदम शाह के इस तख्त पर बैठा हुआ था जो इसने फतह के दौरान हासिल किया था। इस वक्त इसके सर पर सुल्तान अलाउद्दीन का ताज था और हाथ में जो असा थी वो भी सुल्तान अलाउद्दीन ही की थी। फतह का जश्न शुरू करने से पहले सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारदम शाह की मां को चंगेज खां के सामने पेश किया गया, जिसके दोनों हाथ जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसे सामने खड़ा करके चंगेज खां सारे लोगों को मुखातिब करके अपनी गुज़िश्ता फतूहात का जिक्र करता रहा। कुछ दिन तक चंगेज खां अपने मंगोलों के दरमियान दरियाए सज्जू के किनारे फतह का जश्न मनाता रहा। फिर इसने सबसे बड़े बेटे जूची को मगरब के इन इलाकों पर हाकिम मुकर्रर किया जो दरियाए वोल्गा की तरफ थे। खुद इसने अपने सलारों और बेटों से मशवरा करने के बाद चीन पर हमलावर होने का फैसला किया। वो चाहता था कि चीन के वो इलाके जो अब तक इसके हमलों से बच गए थे, इन पर धावा बोलकर इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर ले। लेकिन चंगेज खां को दोबारा चीन पर हमलावर होकर मजीद इलाके फतह करने की मोहलत ना मिली। वो इसलिए कि मशरिक की तरफ अपने लश्कर के साथ बढ़ते हुए सया नाम की पहाड़ियों के अंदर इसका कुछ बागियों से पाला पड़ा। वो इसलिए कि मशरिक की तरफ अपने लश्कर के साथ बढ़ते हुए सिया नाम के पहाड़ियों के अंदर इसका कुछ बागियों से पाला पड़ा। बागियों और मंगोलों के दरमियान जंग हुई। मंगोलों ने बागियों के खिलाफ जो योरिश की थी, इसके दौरान चंगेज खां का इंतकाल हो गया। मरने से पहले सरकर्दा मंगोलों को इसने अपने पास जमा किया और इन्हें हुक्म दिया कि इसका छोटा बेटा तुलाई खां लश्करियों का सिपे सलार होना चाहिए। इसने दूसरा हुक्म दिया कि मगरिब के वो ज़मीनें जो जोची खां को दी गई हैं, इनके मशरिक के जो इलाके हैं, इन पर इसके बेटे चुगताई खां की हुकूमत होगी। जबकि इसके चौथे बेटे उगदाई खां के लिए इसने ये हुक्म दिया कि इसके बाद मंगोलों का खकान इसका बेटा उगदाई होगा। इसके बाद वो मर गया। मरने के बाद इसकी लाश को छकड़े में डालकर सहराए गोपी के इस पार इसके मरकजी शहर कराकरम लाया गया। जिस रास्ते से चंगेज खां की लाश गुजरती थी, इन रास्तों पर जो भी काफला या जो भी मुसाफिर गुजरता, इसे कत्ल कर दिया जाता ताकि किसी को ये खबर ना हो कि चंगेज खां मर गया है। चंगेज खां की लाश जब इसके मरकजी शहर कराकरम लाई गई तो तब इसे दफन करने के लिए सलाह मशवरा हुआ। मंगोलों में योरियान नाम का एक कबीला था। इसके सरदार को चंगेज खां ने बता दिया था कि जब वो मर जाए तो इसे सनोबर के किसी दरख्त तले दफन किया जाए। सनोबर का ये दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था और ये चंगेज खां को बहुत पसंद था। इस दरख्त को देखकर चंगेज खां अक्सर कहा करता था कि इस सनोबर का साया बूढ़ों के लिए बड़े आराम की जगह है। सनोबर के इस बड़े दरख्त के इर्द गिर्द और भी छोटे छोटे सनोबर के दरख्त थे, जिन्होंने एक तरह से बड़े सनोबर के दरख्त को घेर रखा था। बहरहाल सनोबर के इस दरख्त तले एक बहुत बड़ी खाई की सूरत में चंगेज खां के लिए एक कब्र खोदी गई। चंगेज खां के आखिरी दिनों में इंतहाई खूबसूरत और नाजुक लड़कियां इसके खिदमत पर रहती थी, जो इसके सामने नाचती गाती और इसका दिल बहलाती थी। इन्हें भी कब्र के किनारे खड़ा किया गया। इसके बाद चंगेज खां ने अपने आखिरी दिनों में जिस घोड़े पर सवारी की थी, इस घोड़े को मार दिया गया। इसकी हड्डियां अलहदा करके इनकी हड्डियों को जलाकर खुश्क कर लिया गया और इन्हें साफ सुथरा करके धो डाला गया। इसके बाद खाई की सूरत में जो इसकी कब्र खोदी गई थी, इसके अंदर एक छोटा सा खैमा नस्ब किया गया। इस खैमे में गोश्त,
पका हुआ अनाज, एक कमान, एक तलवार और एक घोड़े की हड्डियां जिस पर इसने सवारी की थी और जिन्हें जलाकर साफ किया गया था, वो भी खैमे के अंदर रख दी गई। इसके बाद इस कब्र में चंगेज खां को दफन कर दिया गया। कब्र बंद करने के बाद मिट्टी को घोड़ों की टापों से दबा दिया गया। वो छकड़ा जिसमें इसके तबूत को चीन की सरजमीन की तरफ से लाया गया था, इसके टुकड़े टुकड़े कर कर इसके परखच्चे उड़ा दिए गए और कब्र के इर्द गिर्द जो झाड़ियां थी इनके अंदर ऊद और काफूर जला दिया गया। और एक कबीले के नौजवानों के जिम्मे ये काम लगाया गया कि जब तक कब्र के इर्द गिर्द छोटे दरख्त बुलंद नहीं होते, वो चंगेज खां की कब्र को पूरी तरह ढांप नहीं लेते। इस वक्त तक इस कबीले के लोग बारी बारी चंगेज खां की कब्र पर पहरा देते रहेंगे। ये फैसला इसलिए किया गया था कि किसी को इसकी कब्र का पता ही ना चले। चंगेज खां की कब्र में इसकी तलवार, इसकी ढाल, कमान और घोड़े की हड्डियां जो इसके लिए दफन की गई थी। मंगोलों का ख्याल था कि बेशक चंगेज खां मर गया है लेकिन इसकी रूह इसके जिस्म में ही है, इसलिए इनका ये अकीदा भी है कि जिस मरने वाले का खून ना बहा हो, इसकी रूह जिस्म के अंदर ही रहती है। कुछ मंगोलों का ये भी ख्याल था कि चंगेज खां की रूह जिस्म से अलहदा होकर घोड़ों के नोदमों के इन परचमों में मुंतकिल हो गई है जो परचम जंग के दौरान चंगेज खां इस्तेमाल किया करता था। अक्सर बूढ़े मंगोल अपने लश्करों से कहा करते थे कि अब चंगेज खां का नाम ऊंची आवाज में ना लिया करें, अगर वो ऐसा करेंगे तो इसकी रूह जो नोदमों वाले परचमों में मुंतकिल हो गई है वो निकल जाएगी और मंगोलों को आइंदा जंगों में फतह नहीं होगी। बहरहाल चंगेज खां जो दुश्मन को शिकस्त देकर इनके सरों के मीनार खड़े करने का शौकीन था और दुश्मन के सरों की खोपड़ियों के प्याले बनाकर इनमें शराब पीने का आदी था, वो अपने अंजाम को पहुंचा। आप सब लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब।